मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, कॉम्टेरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी UPSESSB बोर्ड ने अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश TGT और PGT की वैकेंसीज़ निकाली है, जिसके लिए TGT के लिए एलिजिबिलिटी है किसी भी विषय से स्नातक निर्धारित विषयों से, और उसमें शिक्षा शास्त्र से स्नातक की डिग्री यानी B.Ed अनिवार्य है। और प्रवक्ता भर्ती के लिए निर्धारित विषयों से परा स्नातक और अधिमानी अर्हता में B.Ed की भी अनिवार्यता रखी गई है। वो अधिभार दिया जाएगा, या आप D.Litt या M.Ed या PhD। तो जिन साथियों ने PGT सोशोलॉजी के लिए अप्लाई किया है, ये लेक्चर मेरा उनको समर्पित है। PGT सोशोलॉजी के लिए आज से मैं ये पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि UP PGT में काफ़ी प्रश्न यहाँ से फंसेंगे। बिना समय गवाए आज से मैं समाजशास्त्र का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। समाजशास्त्र के विकास का सिलसिला समाज की उत्पत्ति के साथ ही शुरू होता है। हमारे पौराणिक महर्षि मनु, कौटिल्य, रामायण, महाभारत, वैदिक वाङ्मय, पश्चिमी विद्वान जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, दांते, हॉब्स, लॉक, रूसो, इब्न खालदून, मोंटेस्क्यू, फर्ग्यूसन, सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे, इन्होंने इस सिलसिले को आकार प्रदान किया। और मैकाइवर ने कहा है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, और जहाँ समाज है वहाँ पर हम समाजशास्त्र को देख सकते हैं। सोशियोलॉजी शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग फ्रांसीसी निबंधकार इमैनुएल जोसेफ CS ने 1748 से लेकर 1836 तक थे। ये इन्होंने 1780 में अपने अप्रकाशित आलेख व्हाट इज़ थर्ड स्टेट में किया है। CS को हम अब्बे CS के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ऑगस्ट मैरी फ्रैंकाइज जेवियर कॉम्टे, ध्यान दीजिएगा, ऑगस्ट मैरी फ्रैंकाइज जेवियर कॉम्टे, जिनका कि 1798 से 1857 तक इन्होंने सभी विज्ञानों की रानी क्वीन ऑफ साइंस के रूप में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी को 1838 में प्रतिपादित करके काफ़ी चर्चित कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे हैं। समाजशास्त्र के क्रमबद्ध और सुनिश्चित अध्ययन में सबसे पहला स्थान यूनानी विचारकों का है। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन किया था इन्होंने, और प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों जैसे कि प्रथाएं, स्त्रियों की स्थिति, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संहिताओं आदि का उल्लेख किया था। यूनानी लेखकों ने ऐसे विचारों का प्रतिपादन किया जिनके आधार पर बाद में सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत व्यवस्थित रूप से स्पष्ट किए जाने लगे। भारतीय विचारकों ने भी बहुत पहले समाज, धर्म, दर्शन और विज्ञान पे अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया था। वहीं 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सामाजिक विचारों के विकास का दूसरा चरण आरंभ हो गया, और सामाजिक घटनाओं को समझने में तर्क को भी स्थान दिया जाने लगा। इसी शताब्दी में थॉमस एक्विनास 1227 से 1274 और प्रसिद्ध विचारक दांते 1265 से 1321
इन लोगों ने समाज के परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन करने के लिए कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट किया और इसी समय विज्ञान की एक धुंधली सी आकृति सामने आने लगी। वहीं 15वीं शताब्दी से सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की प्रवृत्ति आरंभ होने लगी और आर्थिक घटनाओं से इसको हम किसी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। और 17वीं शताब्दी में जेम्स हैरिंगटन काफ़ी चर्चित रहे और इन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या से संबंधित एक बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फिर इसके बाद 18वीं शताब्दी के विद्वानों ने उन आरंभिक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी और जिसके आधार पर मार्क्स और एंजल्स ने अपनी विश्वविख्यात रचनाएं प्रकाशित की। गार्नियर, जॉन मिलर, श्लोजर, एडम स्मिथ और बार्नेओ प्रमुख थे। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इन विद्वानों के विचार बहुत कम महत्वपूर्ण थे, लेकिन इन सभी विद्वानों के विचारों में से बौद्धिक वातावरण का निर्माण हुआ। आगे चलकर समाजशास्त्री विचार स्पष्ट होने लगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से अधिकांश अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों और इतिहासवेत्ताओं ने आर्थिक परिस्थितियों पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करके सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया और ऐसे विद्वानों में हलमैन, एडम मूलर, माउरर, आर्नोल्ड, न्यूमन, हसलर, स्टैनफेल्ड, रोसर, सिल्डब्रांड, लिप्ले और प्रौंधे के बहुत से नामों को काफ़ी चर्चित जाना गया। ये वो समय था जब सामाजिक ज्ञान के साथ उन्नत व्यवस्था में पहुंच जाने के बाद भी विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का रूप एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता दिखाई देता था। कुछ हद तक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होने के बाद भी सामाजिक और आर्थिक घटनाओं के बीच स्पष्ट भेद नहीं मिला, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक विज्ञान समाज के एक विशेष पहलू का अध्ययन करने में ही लगे रहे और कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं था जो संपूर्ण समाज का समान अध्ययन कर पाता हो। तभी जेम्स मिल ने एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हुए भी एक ऐसे विज्ञान की कल्पना कर ली जो संपूर्ण समाज का दर्पण दिखाए। इसके लिए समाजशास्त्री और फ्रेंच दार्शनिक अगस्त कॉम्ट ने सन 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कर दिया। सन 1838 में समाजशास्त्री और फ्रेंच दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इनका जीवन एक अर्थशास्त्री और गणितज्ञ के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन ये इतने समझदार थे कि उन्हें एक महान सामाजिक दार्शनिक और आगे चलकर समाजशास्त्र का जनक, जिसको कि हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया गया। और इसके बाद जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको इंग्लैंड में व्यापक प्रचार कर दिया और आधुनिक वैज्ञानिक समाजशास्त्र के अध्ययन की नींव डाल दी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने आधुनिक वैज्ञानिक समाजशास्त्र के अध्ययन की नींव डाल दी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर पहले ही पुस्तक प्रकाशित कर दी और सन 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन आरंभ हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन आरंभ हुआ। इसके साथ ही इंग्लैंड में बर्कले, चार्ल्सवुड, हॉलसन, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, मैनहीम, गेंसबर्ग और मिल जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों और सामाजिक प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया। और फ्रांस में दुर्खैम,
माउंटेन, टॉर्डे और लिपले जैसे विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। जर्मनी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों ने इस विज्ञान को विकसित कर दिया, जिसमें टॉनेज, वॉनविज, हीगल, मैक्स वेबर, वीरकांत, सिमेल और सेलर हैं। अमेरिका में समाजशास्त्र इतना ज़्यादा लोकप्रिय विषय बन गया कि वहाँ सभी महत्वपूर्ण विचारक समाजशास्त्री ही हो गए। और ऐसे विद्वानों में जो मैं नाम गिनाता हूँ: गिडिंग्स, समनर, लेस्टर वार्ड, नैनिकी, रॉस, पार्क, बर्गेस, सोरोकिन, जिमरमैन, मैकाइवर, आगबर्न, नेमकॉफ, लुंडबर्ग, पार्सन्स, मार्टन, नेडल और यंग, ये बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट और संसार के लगभग सभी प्रगतिशील और विकासोन्मुख देशों में समाजशास्त्र को एक प्रसिद्ध विषय के रूप में देखा जाने लगा और तेज़ी से इसकी कक्षाओं में इसका विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। अब हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि समाजशास्त्र ने किस प्रकार से अपनी उद्भव की पृष्ठभूमि को बनाया। इसके मूल में 18वीं सदी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण हाथ है। इसमें धर्म, समाज और राज्य के पारस्परिक संबंध विशृंखलित होने लगे थे। राज्य और समाज की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के स्थान पर इनकी उत्पत्ति में मानवीय प्रयत्नों के योगदान पर जोर दिया जाने लगा। इसी अवधि में इंग्लैंड में संसद के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, राजा के अधिकारों के परिसीमन, भूस्वामी और सामंत वर्ग के स्थान पर शिल्पी और व्यापारी वर्ग का उदय और फ्रांस की राजक्रांति, भूमि के स्थान पर कारखानों पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का आरंभ, आप्रवास, नगरों के विकास और समुदायों की सुदृढ़ता और दमनात्मक शक्ति में ह्रास के फलस्वरूप अनेक तरह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। इस परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज का रूपांतरण हुआ और पुरानी संरचना के स्थान पर नई संरचना विकसित हुई। इस नई संरचना को देखें तो मैं बता सकता हूँ कि इनमें मुख्य गुण थे। इन गुण को जरूर याद रखिएगा। इस नई संरचनाओं में राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ। भूमि और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर औद्योगिक व्यवस्था का उदय हुआ। गांव से या तो दूर देशों की ओर या अपने ही देश में नगरों की ओर उत्प्रवास हुआ और सदियों से निर्मित सामुदायिक संघों और दबाव वाले सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी विचारधारा का उदय हुआ। इस सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया में फ्रांस की राजक्रांति 1789 का स्थान सबसे ऊपर है। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित थी। इस क्रांति के बाद राजतंत्र के स्थान पर फ्रांस में लोकतांत्रिक राज प्रणाली की नींव पड़ी और क्रांति के बाद की सामाजिक अव्यवस्था ने फ्रांस के विचार को, विशेष रूप से सेंट साइमन और अगस्त काम्टे को सबसे ज़्यादा उद्वेलित कर दिया और सामाजिक पुनर्गठन और समाज की वैज्ञानिक व्याख्या की तलाश में इन्होंने एक नए विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बी बोटोमोर के अनुसार कहें तो 18वीं सदी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक सिद्ध हो गई और निम्नलिखित चिंतन धाराओं आंदोलनों का समाजशास्त्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इसमें पहला है राजनीतिक दर्शन, दूसरा है इतिहास का दर्शन, तीसरा उद्विकास का प्राणशास्त्री सिद्धांत और चौथा है सामाजिक राजनीतिक सुधार के आंदोलन और आखिरी पांचवा है सामाजिक सर्वेक्षण की विधि का विकास। इतिहास के दर्शन और उद्विकासी सिद्धांत के मिले जुले प्रभाव के कारण मानव समाज का ऐतिहासिक और विकासात्मक विश्लेषण आरंभ हो गया और प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक सर्वेक्षण के प्रभाव के कारण समाज की वस्तुपरक, तटस्थ और गणितीय व्याख्या की पद्धति विकसित होने लगी। इसी के साथ समाजशास्त्र के आविर्भाव के ठीक पहले के तीन विचारक रूसो, एडम फर्ग्यूसन और हीगल के चिंतन ने सेंट साइमन और अगस्त काम्टे को भी प्रभावित कर दिया और रूसो ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा के द्वारा यूरोप के तत्कालीन बौद्धिक जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। इसी क्रम में दार्शनिक व्याख्या करने वाले लेखकों ने राज्य और समाज के अंतर को स्पष्ट कर दिया। एडम फर्ग्यूसन का नाम मेनली लिया जाता है। उन्होंने राज्य, समाज, जनसंख्या, परिवार, नातेदारी, संपत्ति प्रथा,
कानून और सिविल सोसाइटी आदि पर विस्तार से विचार किया और समाज पारस्परिक रूप से संबद्ध संस्थाओं की प्रणाली है, ऐसा इन्होंने कहा। इनके लेखन का प्रभाव हीगल के विचारों पर दिखाई पड़ने लगा और इतिहास की दार्शनिक व्याख्या करने वाले लेखकों ने समाज के परिवर्तन की दिशा के विवेचना पर ध्यान देने लगे और इस दृष्टिकोण की छाप कॉम्टे, मार्क्स और स्पेंसर के विचारों में प्रतिबिंबित होती है। नवीन समाज की अवधारणाओं को देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सोशल साइंसेस को हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1800 से लेकर 1825 के सामाजिक बौद्धिक उथल पुथल भरे काल में धारणा तेज होती गई कि अब तक विकसित विज्ञान नई सामाजिक संरचना के विश्लेषण और सामाजिक अव्यवस्था को समाप्त करके सामाजिक पुनर्गठन की नई पद्धति विकसित करने में असमर्थ है। इस बात को तार्किक अभिव्यक्ति देने में फ्रेंच विचारक सेंट साइमन का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने मुख्य बातें कहीं कि वैज्ञानिक अन्वेषणों, औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक उथल पथल के कारण जिस तरह सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ है उसके सम्यक विश्लेषण के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता है। इन्होंने फ्रेंड्स एक नए विज्ञान की आवश्यकता की बात कही और ये नया विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति पर आधारित होना चाहिए और इनके निष्कर्षों की वैधता का परीक्षण ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, निरीक्षण और प्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए और आस्था, कल्पना और तर्क पर आधारित धार्मिक और दार्शनिक विवेचन आज की परिस्थिति में अप्रासंगिक होते जाते हैं। लेकिन मनुष्य और इसके विविध पक्षों की व्याख्या करने वाले विषय अप्रासंगिक हो गए हैं और चिंतन का प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक विषयों में विभाजन भी नई परिस्थितियों में उचित नहीं है। इसलिए विज्ञान को नए सिरे से वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। सेंट साइमन ने कहा है कि इसीलिए विज्ञान को नए सिरे से कैटेगराइजेशन करने की आवश्यकता है। इस तरह से सामाजिक भौतिकी नाम के एक नए विज्ञान को सेंट साइमन ने कॉम्टे के साथ मिलकर विकसित करने की चेष्टा की और यह नया विज्ञान उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेगा जिस तरह भौतिक शास्त्र भौतिक जगत का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सेंट साइमन और कॉम्टे ने मिलकर एक नए विज्ञान जिसका नाम भौतिक शास्त्र, भौतिक जगत, इस तरह के अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र की इन्होंने गठन किया और आवश्यकता बताई कि सोशल फिजिक्स किस तरह से ज़रूरी है। अगस्त कॉम्टे के रूप में सेंट साइमन को एक वास्तविक अनुयायी मिल गया और अगस्त कॉम्टे एक वास्तविक अनुयायी की तरह से इन्हें मिले और इन दोनों ने सामाजिक भौतिकी को विकसित करने के कुछ वर्षों तक साथ साथ काम किया और सेंट साइमन के जीवन के अंतिम काल में कॉम्टे उनसे अलग हो गए। स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक दर्शन के सिद्धांत द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, इनको 6 खंडों में प्रकाशित करके विश्लेषण पद्धति को नया स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की और सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी और वैज्ञानिक दर्शन के साथ सामाजिक विज्ञानों को धर्म और दर्शन के प्रभावों से मुक्त कराने की पहल की। ये सामाजिक अध्ययन विधि को भौतिक विज्ञानों की अध्ययन विधि के अनुसार ढालना चाहते थे। बोटोमोर कहते हैं कि इस काल के चिंतन में 2 विचारधाराएं स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती हैं। पहली ये है कि प्रतिनिधित्व वे उदार अथवा उग्र विचार करते हैं जिन पर प्रबुद्धता के दर्शन और फ्रांस की राजक्रांति के मूलभूत आदर्श का प्रभाव था। इन विचारों से तीव्र सामाजिक परिवर्तन की इच्छा प्रकट होती है। और दूसरा कि वे रूढ़िवादी विचार सम्मिलित किए जा सकते हैं जो परंपरा, व्यवस्था और यथास्थिति रचना के अनुसरण पर बल देते हैं। आज भी इन दोनों विचारधाराओं की अभिव्यक्ति हमको समाजशास्त्र में प्रायः दिखाई देती है और निस्बेट ने कहा है कि 19वीं सदी में समाजशास्त्र की मुख्य धारा परंपरा, समुदाय, प्राधिकार और पवित्र वस्तुओं के अध्ययन पर ज़्यादा जोर देती है। उस समय के रूढ़िवादी विचारक विशेष रूप से बल दे रहे थे कि सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे ने भी
क्रांति के बाद की फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर बार बार बल दिया है और साथ ही साथ सेंट साइमन ने वर्ग और संपत्ति की संरचना का अत्यंत वैज्ञानिक विश्लेषण किया और सेंट साइमन और अगस्त काम्टे समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं और कार्ल मार्क्स के चिंतन पर इनके विचारों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन कार्ल मार्क्स इन लोगों को कल्पनावादी और अयथार्थवादी कहते हैं। कार्ल मार्क्स इन लोगों को क्या कहते हैं? कल्पनावादी और अयथार्थवादी कहते हैं। और चिंतन के इस काल को बोटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्र का प्रागैतिहासिक काल। बोटोमोर क्या कहते हैं चिंतन के इस काल को? समाजशास्त्र का प्रागैतिहासिक काल। आज का लेक्चर यहीं तक। यूपी पीजीटी या किसी भी प्रांत के पीजीटी के लिए ये पीजीटी सोशियोलॉजी के लेक्चर्स बहुत ही प्रभावी होंगे। आज से मैंने पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए लेक्चर चालू किए हैं। और गाइस, आपके टीजीटी सोशल साइंसेज में भी जहाँ भी सोशियोलॉजी पूछी जाएगी वो भी सिलेबस इसी के अंदर कवर होगा। तो ध्यान दीजिए, शिक्षक भर्ती वाले बहुत ही सावधान हो जाए और मेरे लेक्चर्स को ज़रूर सुने। सोशियोलॉजी के कोई भी कंपटीशन हो, नेट हो, जेआरएफ हो या टीजीटी पीजीटी हो, जहाँ भी सोशियोलॉजी पूछी जाएगी, किसी भी कंपटीशन में, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, जेपीएससी में, बीपीएससी में, एचपीपीएससी, आईएससीएस में, जहाँ भी सोशियोलॉजी की ज़रूरत होगी वहाँ मेरे लेक्चर्स प्रभावी होंगे। मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त हैं। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। चैनल के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का ये सोशियोलॉजी का सबसे पहला लेक्चर आपको कैसा लगा? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक से कुछ इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो आपको, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।